यस सर। अब मैंने आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन लिखवा दिया था कि एंटीवायरल मेडिसिन बनानी मुश्किल क्यों होती है एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन के मुकाबले। सर जो आपने वीडियो भेजी थी ना वो 100 पे खत्म हो रही थी सर, उसके आगे नहीं आ रहा था। 100 पे खत्म हो रही थी मतलब? सर वो हमने स्टार्ट किया था आंसर, लेकिन 100 पे ही खत्म किया था, उसके बाद मीटिंग एंड हो गई थी। अच्छा, तो क्या बोलते हैं, वो तो मेरे हिसाब से वही होगा फिर। सो इट इज डिफिकल्ट टू मेक एंटीवायरल मेडिसिन देन एंटीबैक्टीरियल, मतलब ओके सर। कंक्लूसिव स्टेटमेंट ही रह रही होगी ना उसमें। यस सर। हाँ, तो यहां तक हमने कर लिया था इसका मतलब, है ना? यस सर। हाँ, अब हमको पढ़ना है आज प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, यानी कि बचाव हम कैसे कैसे कर सकते हैं। आप लोगों ने कोट पढ़ा होगा ना अक्सर स्कूल में या दीवारों पे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना? अगर आप किसी बीमारी को होने से ही बचा लो तो वो इलाज से भी अच्छी बात है ना? उसका क्योर तो हो जाएगा, चलो ठीक है, पर उस क्योर के टाइम पर सफरिंग भी तो होती है ना, परेशानी भी तो होती है ना? उससे अच्छा है कि आपको बीमारी हो ही ना। बीमारी हो जाने के बाद दवाई खा के बच गए तो वो अच्छी बात नहीं, उससे अच्छा है कि बीमारी हो ही ना, है ना? तो आपको पेन या सफरिंग भी नहीं होगी। तो हम प्रिवेंशन की बात करते हैं कि हम बीमारियों से बच कैसे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहते हैं ऑल ऑफ व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट सो फार डील्स विद हाउ टू गेट रिड ऑफ एन इन्फेक्शन इन समवन हु हैज द डिजीज। अभी तक हमने इस चीज की बात करी है कि अगर किसी को बीमारी हो गई है तो हम उससे कैसे बच सकते हैं। But there are three limitations to this approach to dealing with infectious disease. The first is that once someone has a disease, their body functions are damaged and may never recover completely. पहली दिक्कत तो ये है कि अगर किसी को बीमारी होगी तो उनके बॉडी फंक्शन जो है वो थोड़े से खराब हो जाते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो कभी उससे रिकवरी ना कर पाए। The second is that treatment will take time, which means that someone suffering from a disease is likely to be bedridden for some time इवन इफ वी कैन गिव प्रॉपर ट्रीटमेंट, है ना? अगर किसी को बीमारी हुई है तो बहुत ज्यादा उसका टाइम क्या होगा, बेड पे ही जाएगा, उसको आराम करना पड़ेगा। द थर्ड इज दैट द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिजीज कैन सर्व एज द सोर्स फ्रॉम वेयर द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू अदर पीपल। और अगर किसी को बीमारी हुई है तो वो औरों में भी फैल सकती है। दिस लीड्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ द अबाउट डिफिकल्टी। इट इज बिकॉज ऑफ सच रीजन दैट प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज बेटर देन देयर क्योर। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन वाई, हाँ बेटा खुद से भी बना के लिख सकते हो, पर वो वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हर पॉइंट में कुल मिला के सेम ही बात हो रही है ना? इसीलिए मैं कई चीजें जो लिखवाने वाली चीजें वो मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। एक्सप्लेन वाई प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज इज बेटर देन इट्स क्योर। ठीक है, जो प्रिवेंशन है वो क्योर से बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट डिस्कस करें, इन तीनों पॉइंट्स को ही हम लिख लेते हैं। द फर्स्ट इज दैट वन समवन हैड डिजीज देयर बॉडी फंक्शंस आर डैमेज। सेकंड ये है हमारा। अब ये मत सोचना कि आंसर बहुत बड़ा है, ये आंसर में आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, पूरा बना बना के ही आंसर है ना? फर्स्ट इज वन, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा आपका पहला पॉइंट, ये हो जाएगा आपका दूसरा, और ये तीसरा पॉइंट। ठीक है, ये इसके 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है बेटा, नहीं बनाएंगे ज्यादा हार्ड पेपर, टेंशन मत लो, पढ़ के आना, कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा। नेक्स्ट कहता है हाउ कैन वी प्रिवेंट डिजीजेस। देयर आर टू वेज, वन जनरल एंड वन स्पेसिफिक टू ईच डिजीज। द जनरल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन मोस्टली रिलेट टू प्रिवेंटिंग एक्सपोजर। हाउ कैन वी प्रिवेंट एक्सपोजर? तो जनरल तरीका तो यह है कि आप एक्सपोजर ना करो, यानी कि किसी भी बीमारी के संपर्क में ना हो। संपर्क में कैसे नहीं आओगे? कि आप जो है अपने हाथ रेगुलरली वॉश कर रहे हो, है ना? या आप मास्क लगा के घूम रहे हो, ठीक है? या आप बाहर का ज्यादा फास्ट फूड वगैरह नहीं खा रहे, या आप एक्सरसाइज कर रहे हो। ये जनरल तरीके हो जाएंगे बचने के, है ना? कि आप बीमारी के संपर्क में ही नहीं आ रहे।
ठीक है, अपने हाथ अगर आप धो के खा रहे हो तो जर्म्स आपके मुंह में जाएंगे ही नहीं। सबसे ज्यादा जर्म्स आपके अंदर बॉडी में कैसे जा सकते हैं? मुंह से जा सकते हैं, है ना, नाक से जा सकते हैं सांस लेते हुए। अगर आप मुंह और नाक को कवर करते हो, खाना खाने से पहले हाथ धोते हो, ठीक है, तो आपके जर्म्स तो बॉडी के अंदर जाएंगे ही नहीं, और तो कोई तरीका ही नहीं है ना। बाहर का अगर आप गंदा खाना नहीं खाते हो, हेल्दी खाना खाते हो, तो क्यों आप बीमार हो गए? ये जनरल तरीके हो गए बचने के। फिर कहता है इफ यू लुक एट द मीन्स ऑफ देयर स्प्रेडिंग वी कैन गेट सम इजी आंसर फॉर एयरबॉर्न माइक्रोब वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय प्रोवाइडिंग लिविंग कंडीशन दैट आर नॉट ओवरक्राउडेड, है ना। अगर एयरबॉर्न डिजीज है यानी कि हवा से फैलने वाली डिजीज है, तो हम मेक श्योर करेंगे कि ओवरक्राउडिंग ना हो। वाटर बॉर्न डिजीज के लिए हम क्या करेंगे कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर हमें मिले। दिस कैन बी डन बाय ट्रीटिंग द वाटर टू किल एनी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, जिसके लिए चाहे आप पानी गर्म करो या क्लोरीन डाल दो उसमें। फॉर वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन वी कैन प्रोवाइड क्लीन एनवायरनमेंट, दिस वुड नॉट फॉर एग्जांपल अलाउ मॉस्किटो ब्रीडिंग, है ना। अब अगर वेक्टर बॉर्न डिजीज है तो हम मॉस्किटो इकट्ठे ना होने दे। तो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हो। जैसे अभी आपसे बोले कि प्रिवेंशन के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, तो ये आप बोल सकते हो कि हम ओवर क्राउडिंग रोक सकते हैं, या हम पानी को साफ करके पियेंगे, या हम मॉस्किटो की ब्रीडिंग नहीं होने देंगे। ये सारे पॉइंट आएंगे इसमें। इन अदर वर्ड्स पब्लिक हाइजीन इज द वन बेसिक की टू द प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज। इन एडिशन टू दिस issue that relate to the environment, there are some other general principles to prevent infectious disease. To appreciate those principles, let us ask question we have not looked so far. Normally, we have faced with infections every day. If someone is suffering from a cold and cough in the class, it is likely that the children sitting around will be exposed to the infection. But all of them do not actually suffer from the disease. Why not? अब ये कहता है कि अगर मान लो क्लास में एक बच्चे को कोल्ड है, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि जितने भी आसपास बच्चे बैठे हैं उन सभी के अंदर वो कोल्ड का माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया जो भी है वो आ ही जाएगा। लेकिन सभी के सभी बीमार नहीं पड़ते, कुछ ही बच्चे बीमार पड़ते हैं या एक दो ही बच्चे बीमार पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज नॉर्मली फाइटिंग ऑफ माइक्रोब्स। वी हैव सेल्स दैट स्पेशलाइज इन किलिंग इन्फेक्टिंग microbe. These cells go into action each time infecting microbe enter the body. तो इसका जवाब ये है कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम है, सभी की बॉडी में है, और रोज हमारी बॉडी में बच्चों कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करते हैं, और रोज हमारी बॉडी उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है ना, मार देती है। कई बार आपने देखा होगा कि आप बहुत ज्यादा थके थके आते हो, पूरे दिन थके रहते हो, पर जैसे ही आप थोड़ी देर सो जाते हो तो आप फ्रेश फील करने लगते हो, है ना। तो माइक्रोब तो हमारी बॉडी में आते ही रहते हैं, है ना। या कई बार आपको ऐसा लगता है कि गले में खराश हो रही है, बीमारी होने वाली है, पर अगले दिन नहीं भी होती, है ना। कई बार हो जाती है पर कई बार नहीं भी होती। तो माइक्रोब तो हमारी बॉडी में एंटर करते रहते हैं, पर हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो जनरली उनसे लड़के उनको हरा देता है, तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती, है ना। ज्यादा दिक्कत तब होती है जब वो इन्फेक्शन ज्यादा फैल जाता है। द इम्यून सेल्स मैनेज टू किल ऑफ द इन्फेक्शन लॉन्ग बिफोर इट अज्यूम्स मेजर प्रोपोर्शन। ठीक है, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है उस वो बीमारी को बड़ा होने से पहले ही ज्यादातर क्या कर देता है, मार देता है। तो इफ द नंबर ऑफ इन्फेक्टिंग माइक्रोब इज कंट्रोल द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीज विल बी माइनर। तो कहता है अगर जो इन्फेक्टिंग माइक्रोब है उसके नंबर कम है, यानी कि अगर वो थोड़ी सी अमाउंट में ही है, तो जो मैनिफेस्टेशन है और डिजीज का, यानी कि जो आपको साइड इफेक्ट दिख रहे हैं जैसे कि थकान हो रही है शरीर में, या थोड़ा गले में खिचखिच सी हो रही है, सर दर्द सा हो रहा है ना, ये सब कम होंगे। ठीक है, और अगर in other words, becoming exposed to or infected with an infection microbe does not necessarily mean developing noticeable disease. ठीक है, और अगर ज्यादा हो गए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि आप किसी माइक्रोब के संपर्क में आए हो तो आप जरूरी बीमार हो ही जाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी बीमारी के संपर्क में आए लेकिन आप बीमार नहीं हुए, है ना। पर उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए। जैसे जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, उनका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। जो लोग हेल्दी खाना खाते हैं उनका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। ठीक है, तो वो अगर माइक्रोब के संपर्क में आते भी हैं तो भी वो जनरली बीमार नहीं होते। आई बात समझ में? तो ये कहता है सो वन वे ऑफ लुकिंग एट सीवियर इन्फेक्शन डिजीज इज दैट इट रिप्रेजेंट्स अ लैक ऑफ सक्सेस ऑफ इम्यून सिस्टम। तो बड़ी बीमारियों में क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो फेल हो जाता है, वो उन बड़ी बीमारियों से लड़ नहीं पाता। अब देखो, द फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम लाइक एनी अदर सिस्टम will not be good if proper sufficient nourishment of food is not available. Therefore, second basic principle of prevention is the availability of proper food sufficient for everyone. तो हमको क्या करना चाहिए? Sufficient food, proper food सबको देना चाहिए। देर आर जनरल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, व्हाट आर द स्पेसिफिक वेज? ये सारे जनरल वेज थे। जनरल वेज में हमने क्या देखा कि पब्लिक हाइजीन जो है वो सही रहनी चाहिए,
ठीक है, खाना जो है वो हमको प्रॉपर मिलना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा बेसिक प्रिंसिपल है। ये जनरल तरीके हैं। स्पेसिफिक तरीके क्या हैं? They relate to a peculiar property of the immune system that usually fight off with a microbial infection. Let us cite an experiment to try and understand this property. These days, there is no smallpox everywhere, anywhere in the world. But as recently as 100 years ago, smallpox epidemics were not at all uncommon. In such an epidemic, people used to be very afraid of coming near to someone suffering from this disease, since they were afraid of catching the disease. However, there was one group of people who did not have this fear. These people would pursue nursing care for the victims of smallpox. This was a group of people who had smallpox earlier and survived it. तो ये कह रहा है कि इसने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। तो कह रहा है आज से 100 साल पहले के लगभग स्मॉल पॉक्स जो है वो काफी बड़ी बीमारी थी। आजकल तो स्मॉल पॉक्स इतनी बड़ी बीमारी नहीं है ना? पर पहले स्मॉल पॉक्स काफी बड़ी बीमारी थी। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, ऐसे स्मॉल पॉक्स भी बहुत ज्यादा फैला था। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि लोगों को बड़ा डर लगता था। अगर किसी को स्मॉल पॉक्स हो रखा है तो लोग उसके आसपास नहीं जाते थे, क्योंकि ये भी स्प्रेड हो जाता था, फैल जाता था एक इंसान से दूसरे इंसान में। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको ये डर नहीं था, और वो लोग कौन से थे? जिनको पहले से स्मॉल पॉक्स हो चुका है और वो ठीक हो चुके हैं, है ना? जो एक बार स्मॉल पॉक्स होके जो ठीक हो चुका है, उसको दोबारा से स्मॉल पॉक्स नहीं होता, है ना? जैसे आपने सुना होगा कि किसी बच्चे को बोलते हैं पूरी बॉडी पे दाने दाने से हो जाते हैं, तो बोलते हैं इनको इसको माता आ रखी है ना? तो वो बोलते हैं कि लाइफ में एक बार हो जाती है सबको, है ना? तो उसके बाद दोबारा नहीं होती। तो इसीलिए स्मॉल पॉक्स में क्या है कि जिनको एक बार होके वो ठीक हो जाते हैं तो उनको दोबारा नहीं होती। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो दूसरों की केयर वगैरह कर देते हैं। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स, इफ यू हैड स्मॉल पॉक्स वन, देयर वाज नो चांस ऑफ सफरिंग फ्रॉम इट अगेन। सो हैविंग द डिजीज वंस वाज मींस ऑफ प्रिवेंटिंग सब्सिक्वेंट अटैक ऑफ सेम डिजीज। यानी कि एक बार अगर वो आपको हो गई तो दोबारा वो आपको नहीं होगी। दिस हैपेंस बिकॉज अब देखो, अब ये होता क्यों है, यहां से बड़ा अच्छा है इसको समझना। दिस हैपेंस बिकॉज व्हेन द इम्यून सिस्टम फर्स्ट सीज एन infectious microbe, it responds to it and then remembers it specifically. So the next time that particular microbe or its close relative enter the body, the immune system respond with even a greater vigor. This eliminates the infection even more quickly than the first time. This is the basic principle of immunization. अब immunization में क्या होता है, या नॉर्मली इम्यून सिस्टम के साथ भी क्या होता है कि अगर कोई एक बार बीमारी आपको होती है, एक बार बीमारी होने का मतलब कि मान लो कोई आपके बॉडी के अंदर माइक्रोब या बैक्टीरिया अगर एंटर करते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस माइक्रोब या बैक्टीरिया से लड़ती है, और जब उसको हरा लेती है तो उसकी कमी को याद कर लेती है कि ये जो बीमारी है ये इस तरह से हमने इसको हराया था, तो वो उसकी ना एक मेमोरी बना के रख लेती है। ठीक है, इसने क्या बोला, देन रिमेंबर्स इट स्पेसिफिकली, उसको याद करके रख लेती है कि इस बीमारी को हमने इस तरीके से हराया था, है ना? सबके बारे में पता चल जाता है उसको कि ये वाली बीमारी इस तरह से थी, इसको हमने इस तरीके से हराया था, ये हमारे इम्यून सिस्टम को पता चल जाता है। अब अगर दोबारा से वो माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर आएगा, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस पर फटाफट से काम करके उसको 2 मिनट के अंदर हरा देगा। और इस बार आपको, जैसे पिछली बार आपको सफरिंग हुई थी, आप बीमार हुए थे, अगली बार आप बीमार भी नहीं हो गए, आपकी बॉडी उसको फटाफट से भगा देगी या हरा देगी या मार देगी। ठीक है, तो हमारे इम्यून सिस्टम की खास बात क्या है कि एक बार अगर कोई माइक्रोब हमारी बॉडी में आ जाता है और उसको हमारी बॉडी हरा देती है या मार देती है, तो दोबारा से अगर वो माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो हमारी बॉडी फटाफट से उसको मार देगी और हम दूसरी बार बीमार नहीं पड़ेंगे उससे। ये प्रोसेस होती है इम्यूनाइजेशन की। अब इस टेक्निक को हमने क्या करा है, यूज करा है। वी कैन नाउ सी दैट अ जनरल प्रिंसिपल, वी कैन फूल द इम्यून सिस्टम। अब हम क्या करते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को ना पागल बनाते हैं। कैसे पागल बनाते हैं कि हम ना पहले से ही जो भी बड़ी बड़ी बीमारी हैं, हम सोचते हैं कि हम इनसे पहले से ही बच जाएं। तो हम क्या करते हैं कि जो भी बड़ी बीमारी होती है, जैसे कि पोलियो थी, पोलियो के आप लोगों को बचपन में ड्रॉप्स पिलाए गए होंगे, है ना? पोलियो भी पहले, कुछ सालों पहले भारत में बहुत बड़ी बीमारी थी। पोलियो भी कई लोगों को होता था, पर आजकल बिल्कुल भी पोलियो किसी को नहीं होता। ठीक है, पोलियो इंडिया से पूरा हट चुका है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो माइक्रोब है, पोलियो का जो वायरस है, उसको डेड फॉर्म में या वीक फॉर्म में हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम उससे जब लड़ता है तो वो डेड फॉर्म में है, इसलिए वो मल्टीप्लाई नहीं करता, यानी कि वो बड़ा नहीं बनता।
है ना। जैसे बीमारी में ज्यादा परेशानी कब होती है, जब वो बीमारी फैल के बड़ी बन जाती है। अब अगर हमने डेड माइक्रोब इंजेक्ट करा है या वीक माइक्रोब इंजेक्ट करा है, तो वो इतना ज्यादा फैलता नहीं है ना, वो छोटा सा ही अमाउंट में रहता है। तो हमारी बॉडी को ज्यादा परेशानी नहीं होती, और कुछ टाइम में हमारी बॉडी क्या करती है, उसको हरा देती है, और उसके बाद उसके लिए एक मेमोरी बना के रख लेती है कि दोबारा ये अगर आएगा तो हम इसको इस तरह से हरा देंगे। अब जब असली में पोलियो का वायरस आएगा और पूरी पावरफुल फॉर्म में आएगा, यानी कि असली का पोलियो वायरस आएगा, तो भी हमारी बॉडी क्या करेगी, उससे इजिली फाइट कर लेगी, है ना। और इस तरह से हम पोलियो से क्या रहेंगे, लाइफ लॉन्ग बचे रहेंगे, हमको पोलियो कभी भी परेशान नहीं कर पाएगा। तो बचपन में आपने देखा होगा कि बच्चों को कई सारे टीके लगाए जाते हैं, बच्चों को कई सारे वैक्सीनेशन दिए जाते हैं, है ना। तो उसमें हम क्या करते हैं, उनके इम्यून सिस्टम में एक एक करके जितने भी जितने भी ज्यादा डेंजरस डिजीजेस हैं, उनके वायरस जो है डेड फॉर्म में या वीक फॉर्म में इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उनका इम्यून सिस्टम उनसे लड़के उनको हरा देता है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है ना, उसको बीमारी लगने का खतरा उतना ही ज्यादा होता है। तो पहले से ही हम उसकी बॉडी को प्रिपेयर कर देते हैं, उसके इम्यून सिस्टम को प्रिपेयर कर देते हैं। ये बात आई बच्चों समझ में? यस सर। प्रांशी बेटा, आपको आई ये बात समझ में? हाँ, ठीक है। मैनी सच वैक्सीन आर नाउ अवेलेबल फॉर प्रिवेंटिंग अ होल रेंज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। और आजकल तो क्या है, एक ही वैक्सीन ऐसी होगी जिसके अंदर कई सारे वो होते हैं, वो सारी बीमारियों को कवर कर लेते हैं, है ना, एंड प्रोवाइड अ डिजीज स्पेसिफिक मीन्स ऑफ प्रिवेंशन। दीज वैक्सीन आर अगेंस्ट टेटनस, डायप्थेरिया, वुपिंग कफ, मीजल्स, पोलियो एंड मैनी अदर्स। ये सारी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, इनके लिए पहले से ही वैक्सीनेशन दे देते हैं। दीज फॉर्म ऑफ These form the public health program of childhood immunization for preventing infectious diseases। ठीक है, और इसमें बचपन में ही बच्चों को वैक्सीन देकर उनको बीमारियों से, इन्फेक्शियस डिजीजेस से बचा लिया जाता है, ठीक है। Of course, such a program can be useful only if such health measures are available to all children. Can you think of a reason why this should be so? अब ये प्रोग्राम सक्सेसफुल तभी है जब बच्चों को क्या हो, सभी बच्चों को बड़े लेवल पर ये काम करवाया जा सके, है ना। ऐसा थोड़े को करवाया, थोड़े को नहीं करवाया, तो फिर कई लोग तो रह जाएंगे ना। तो इसको प्रॉपर सबको देना पड़ता है। Some hepatitis virus which cause jaundice are transmitted through water. There is a vaccine for one of them, hepatitis A, in the market, but the majority of children in many parts of the India are already immune to hepatitis A by the time they are 5 years old. This is because they are exposed to virus through water. Under these circumstances, would you take vaccine? अब देखो, जैसे इसने एक एग्जांपल दिया है कि जो हेपेटाइटिस ए है, इसके लिए मार्केट में वैक्सीन है, लेकिन 5 साल की उम्र तक ये बच्चों को हो भी जाता है और बच्चे इससे ठीक भी हो जाते हैं, इतनी ज्यादा परेशान नहीं करता बच्चों को, ठीक है। अब जब बॉडी पहले से उसके लिए इम्यूनाइज हो चुकी है, तो क्या अब आपको वैक्सीन देने की जरूरत है उसको? अब हमको उसको वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी उसके लिए इम्यूनाइज तो पहले ही हो चुकी है ना। आई बात समझ में? तो इसलिए हम उसको वैक्सीन नहीं देते इस बार। ये बात समझ में आई बच्चों? सर एक और बार रिपीट कर दो। यहाँ पर बताया कि एक बीमारी है हेपेटाइटिस ए, ठीक है, उसके लिए वैक्सीन भी मिलती है मार्केट में, आप वैक्सीन भी ले सकते हो। पर वो कहता है कि 5 साल की उम्र तक मोस्टली इंडिया में बच्चों को ये हो जाता है और बच्चे इससे ठीक भी हो जाते हैं, ठीक है। कहता है बट मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रन इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया आर ऑलरेडी इम्यून टू हेपेटाइटिस ए बाय द टाइम देयर आर 5 ईयर ओल्ड। 5 साल की उम्र तक सबको होके सब ठीक भी हो ही जाते हैं ऑलमोस्ट। तो अब इसके लिए जब वो उनकी बॉडी में इम्यून सिस्टम पहले ही उसके लिए बन चुका है, तो क्या अभी भी आपको उसके लिए वैक्सीन देने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है सर। हाँ, नहीं है ना, क्योंकि नेचुरली ही जब वो काम हो चुका है तो फिर क्या ही करोगे वो करके, है ना। ये क्लियर है बच्चों? यस सर। हाँ, तो अब इम्यूनाइजेशन के बारे में लिखवा देता हूँ मैं। हाँ बेटा, सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज की, टेंशन मत लो। इम्यूनाइजेशन के बारे में लिख लेते हैं हम थोड़ा। अब जैसे कोरोना की भी वैक्सीन बनाने की बात की जा रही है कि एक बार सबको वैक्सीन मिल जाएगी तो दोबारा कोरोना अगर होगा भी तो कोई परेशान नहीं होगा, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को। आई बात समझ में? हाँ, तो हम क्या बोलेंगे
कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ preparing our immune system for future attacks of disease causing microbes. है ना, ये हमारी क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई अटैक हो या डिजीज का कोई माइक्रोब हमारी बॉडी में इंजेक्ट करे तो हम उससे क्या करें, उससे हम प्रिपेयर ही रहें, है ना। ठीक है, अब इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि दिस इज डन बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन्स। अब वैक्सीन्स क्या होती है हमारी, वैक्सीन्स आर द ड्रग्स, या हम बोल सकते हैं सर, बट दिस थिंग हैज केम दैट पर्सन हु इज रिकवर्ड फ्रॉम कोरोना इट्स डेवलपिंग वेरी। अच्छा, ये बेटा अभी पक्का नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। हाँ, तो हम बोलेंगे वैक्सीन्स कंटेन डेड और वीक माइक्रोब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, वैक्सीन्स इंजेक्टेड in our body contains dead or weak microbes. Our body fights and kills these microbes and creates a memory for any future attack. फिर हम बोल सकते हैं now when this microbe will enter in our body
it will be easily killed by our immune system. ठीक है, ये आप इसके बारे में पूरा मैंने आपको आंसर लिखवा दिया, इसमें अब कुछ भी नहीं बचा है। अब जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा, जितने मार्क्स का आएगा उतना आप इसके बारे में लिख सकते हो। वैसे 2-3 नंबर का आएगा तो भी आप ये पूरा का पूरा लिख ही देना, है ना। क्लियर है बच्चों? यस सर। एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, थोड़े से ना मच्छर से हो रहे हैं, मैं एक बार ये जला लूं। आप लोगों के यहाँ पे मिलती है ये अगरबत्ती सी मच्छर मारने वाली? यस सर। आजकल यही सही चल रही है, मार देती है सबको। सर ऑल आउट तो कुछ काम नहीं करती सर, यही काम करती है। हाँ, थोड़ा ये हमारे जो मच्छर है ना वो भी इम्यून हो चुके हैं ऑल आउट से। ऑल आउट से कुछ नहीं होता, ऑल आउट के ऊपर ही बैठे रहते हैं कई बार तो। एक सेकंड। सर और रैकेट भी अच्छे होते हैं सर, उससे मच्छर मारने में भी मजा आता है। मेरा भाई तो मारने के बाद इकट्ठे भी करता है, गिनता है फिर कितने मार दिए। आप लोगों ने करे सर कभी? अगर मैं मारती हूँ ना तो सर पूरा भून के छोड़ती हूँ सर, काउंट करने के लिए बचता ही नहीं है सर वो। हैं, कई बेचारे चिपक जाते हैं उसमें। सर मैं फूक मार के अंदर करती हूँ। हैं, हाँ सर, फिर वो पूरे भून के ही बाहर निकलते हैं। स्मेल भी आती है फिर उसमें से। यस सर। अच्छी होती है पर वो स्मेल, मजा आता है उस स्मेल में। चलो बच्चों, अब डिस्कस कर लेते हैं हम क्वेश्चन। सबसे पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाँ, आप सबसे पहली बार आ रहे हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आपके पास। ये कहता है स्टेट एनी टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। अब गुड हेल्थ के लिए दो कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, आप क्या क्या बता सकते हो? फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग बता सकते हो, है ना। बेटर सराउंडिंग बता सकते हो, एनवायरनमेंट आपका सही होना चाहिए। स्टेट एनी टू कंडीशन एसेंशियल फॉर बीइंग डिजीज फ्री। डिजीज फ्री होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? आपका एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए आसपास का। इसमें आप ये मतलब सोशल वाला इंक्लूड मत करना इसमें, बस आप इसमें फिजिकली इंक्लूड करना। फिजिकली आप ठीक कैसे कैसे रह सकते हो कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट अगर क्लीन है ना, आपकी अगर पर्सनल हाइजीन ठीक है, तो ये दो चीज आप इसमें बोल सकते हो, पर्सनल हाइजीन और क्लीन एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है आर द आंसर्स टू द अबव टू क्वेश्चंस नेसेसरीली सेम और डिफरेंट। तो सेम है क्या दोनों के आंसर? तो दोनों के आंसर हम बोलेंगे सेम नहीं नो है। क्यों? सर। क्योंकि पहले वाले में गुड हेल्थ के लिए हमें मेंटल और सोशल वेलबींग भी चाहिए, दूसरे वाले में हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद आएगा लिस्ट एनी 3 रीजन व्हाई वुड यू थिंक दैट यू आर सिक एंड ought टू सी अ डॉक्टर। इफ वन ऑफ these symptom वर प्रेजेंट would you still go to the doctor। कहता है लिस्ट एनी 3 रीजन why you would think that you are sick and ought to see a doctor। तो आपकी बॉडी में ऐसा क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, है ना। तो क्या हो सकता है आपकी बॉडी में? हेडेक हो सकता है, लूज मोशन हो सर सकते हैं, फीवर। कफ कोल्ड फीवर हो सकता है। ठीक है, इफ ओनली वन ऑफ दीज सिम्टम वर प्रेजेंट। अगर इसमें से सिर्फ एक ही हो, जैसे कि अगर आपको सिर्फ हेडेक हो रहा हो, तो क्या आप डॉक्टर के पास जाओगे? कहता है अगर इन 3 में से सिर्फ एक ही सिम्टम हो आपके पास, तो क्या आप डॉक्टर के पास जाओगे या नहीं जाओगे? यस सर, जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों आप ये नहीं बोलोगे कि हम जाएंगे, आप ये बोलोगे कि हमारा जो सिम्टम है उस पर डिपेंड करेगा। अगर हमारा सिम्टम माइनर है, जैसे कि अगर हमें नॉर्मल हेडेक है, तो शायद हम डॉक्टर के पास सिर्फ और सिर्फ हेडेक की वजह से ना जाएं। पर अगर हमें सिर्फ और सिर्फ लूज मोशन भी हो गए, तो लूज मोशन अकेला ऐसा एक मेजर फैक्टर है, मतलब अगर सिर्फ लूज मोशन हो गए तो भी आप डॉक्टर के पास जा सकते हो, है ना, क्योंकि वो एक मेजर सिम्टम है, उससे आपको परेशानी हो रही है ना। अगर आपको नॉर्मल
कफ हो रहा है या स्नीजिंग हो रही है, जैसे छींक तो आ जाती है हमको कभी कभी, है ना, अगर आपको सिर्फ स्नीजिंग हो रही है थोड़ी बहुत, वो भी माइनर हो रही है, तो आप शायद डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। पर अगर मेजर फॉर्म में हो रही है, बार बार हो रही है ना, तो शायद हम जाएंगे, है ना। ये बात आई समझ में? यस सर। हाँ, तो आप बोलोगे कि अगर हमारे सिम्टम्स माइनर है, आप बोलोगे इफ देयर इज अ माइनर सिम्टम लाइक हेडेक, देन वी विल नॉट गो टू अ डॉक्टर, एंड इफ देयर इज अ मेजर सिम्टम लाइक सीवियर हेडेक और लूज मोशन, देन वी विल कंसल्ट अ डॉक्टर। ठीक है, या बच्चों इसके में यही लिखना कि अब हम क्या बोलते हैं, आजकल ये कल्चर चल रहा है, वैसे तो एक सब्जेक्टिव आंसर है, इसमें कोई भी आंसर लिख सकता है, पर आजकल ये कल्चर चल रहा है कि हम किसी भी बीमारी को छोटा नहीं मानते, है ना। तो हम इस चीज को फॉलो करेंगे और हम बोलेंगे कि इवन इन केस ऑफ सिंगल सिम्टम वी शुड गो टू डॉक्टर फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट। ठीक है, हमें कोई भी सिम्टम को छोटा नहीं समझना चाहिए। आई बात समझ में? तो इसके आंसर में आप यही लिखना कि अगर एक एक भी सिम्टम है, इवन इन द केस ऑफ ओनली वन सिम्टम वी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। आई बात समझ में? क्लियर है बच्चों? यस सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डू यू थिंक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ आर लाइकली टू बी मोस्ट अनप्लीजेंट। इसमें से कौन से केस में आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ज्यादा होंगे? अगर आपको जॉइंटिस हो गया, अगर आपको लाइस हो गया, अगर आपको एक्ने हो गया। सर एक्ने क्या होता है? एक्ने मतलब पिंपल्स हो जाना। जैसे बच्चों को टीन एज में कई लोगों को पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं ना। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, इसी तरह जो लाइस होती है इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो जू लग जाना बोलते हैं, जैसे बालों में जू लग जाती है ना, इसको बोलते हैं लाइस। सर में जू लग जाना। तो इन तीनों में कौन सा ऐसा चीज है जो कि आपको ज्यादा लॉन्ग टर्म तक इफेक्ट करेगा? अब जैसे अगर किसी के सर पिंपल, जॉन्डिस। हाँ, जॉन्डिस आपका ऐसा है जो कि आपको लॉन्ग टर्म तक इफेक्ट करेगा। जैसे लाइस है या एक्ने है, ये आपकी एक्यूट डिजीज में आ जाएंगी, है ना, ये क्रॉनिक में नहीं आएंगी। लाइस का मतलब बेटा जू लग जाना, ठीक है प्रांची? हाँ, ठीक है, और एक्ने का मतलब आपके दाने हो जाना फेस पे, पिंपल्स हो जाना, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि लाइस एंड एक्ने हमारी क्या है, एक्यूट डिजीजेस हैं, ठीक है, तो ये हमारी हेल्थ को ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगी लंबे लॉन्ग टर्म तक। और जो जॉन्डिस है ये क्रॉनिक डिजीज है, तो ये आपको लॉन्ग टर्म तक इफेक्ट करेगी, ठीक है। अब इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट, यहाँ पर आ जाएंगे। कहता है व्हाई आर वी नॉर्मली एडवाइज टू टेक ब्लैंड एंड नरिशिंग फूड व्हेन वी आर सिक। ठीक है, ब्लैंड मतलब हल्का खाना, ठीक है, और नरिशिंग फूड, ब्लैंड मतलब ऐसा खाना जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, जिसको डाइजेस्ट करने में आपकी बॉडी को ज्यादा मुश्किल ना हो, ठीक है। जैसे कि ये नहीं कि चिकन विकन खा रहे हैं जिसको पचाने में ही बहुत ज्यादा आपकी हालत खराब हो जाए, हल्का खाना, ठीक है। तो आपको जब आप बीमार होते हो तो आपको ब्लैंड और नरिशिंग फूड खाने के लिए क्यों कहा जाता है? Sir, because blunt food is soft and can be easily digested in the body. हाँ, and nourishing food will provide nutrients to our body, so we will recover fast from the disease, है ना। तो ये आप इसके बारे में लिख सकते हो। क्लियर है बच्चों ये क्वेश्चन? Yes, sir. कहता है व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स बाय विच इन्फेक्शियस डिजीज आर स्प्रेड। तो मीन्स ऑफ स्प्रेड क्या थे? चार थे, थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट या थ्रू वेक्टर्स। ये चार चीजें हो सकती हैं हमारी, है ना। सर या इसमें हमारे मैम ने सिर्फ दो ही लिखवाया, डायरेक्ट ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। नहीं नहीं बेटा, चारों लिखना, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ चार से ज्यादा लिखो। आप बोलो थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, थ्रू वेक्टर्स, और आजकल कोरोना फैल गया ना, तो थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट भी, है ना। अगर नॉर्मली आप किसी से हैंडशेक करते तो भी तो बीमारी फैल रही है ना, तो डायरेक्ट कांटेक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। आई बात समझ में? तो पांच लिखना है इसमें आप लोग। नेक्स्ट कहता है व्हाट प्रिकॉशंस कैन यू टेक इन योर स्कूल टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। आप अपने स्कूल में क्या क्या चीजें कर सकते हो?
अब स्कूल में देखो आप क्या बोलते हैं, जब भी स्नीज कर रहे हो, छींक रहा है कोई बच्चा, तो उसको क्या हैंकी यूज करना चाहिए खांसते समय, ठीक है। खाना खाने से पहले उसको हैंड वॉश करने चाहिए, ठीक है। अगर किसी को बीमारी है